MS एजुकेशन। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं डीएनए के बारे में, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। इसमें इसका डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए की जो फुल फॉर्म होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। जो बच्चे नए होते हैं उनको पता नहीं होता है कि डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ पे रहता है, डीएनए किस तरीके से काम करता है। डीएनए है वो हमारे बॉडी में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसा कि शॉर्ट फॉर्म होता है उसका डीएनए। क्या होता है? डीएनए। अब डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कई सारे बच्चों को जो है इनका फुल फॉर्म भी जो है वो पता नहीं होता है। एक्चुअली में उसका फुल फॉर्म होता है, डी मीन्स होता है डीऑक्सी राइबो, एंड मीन्स होता है न्यूक्लिक, और ए मीन्स होता है एसिड। तो इस तरीके से डीएनए का मुकम्मल जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ हेरिडेटरी मटेरियल। अभी यहाँ पे हेरिडेटरी मटेरियल दिया हुआ है। हेरिडेटरी मीन्स होता है विरासती, यानी जो हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जो कि हम उनकी तरह दिखाई देते हैं, हमारे पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। वो किसके कारण दिखाई देते हैं? डीएनए के कारण। इसलिए उसको हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसा कि अगर आप डॉग में देखोगे तो डॉग में भी रहेगा, ह्यूमन में देखोगे तो ह्यूमन में भी रहेगा। ठीक है, तो हम हमारे पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देते हैं, मम्मी पापा की तरह जो है हम दिखाई देते हैं। इस कारण इसको हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है। इट कैरीज इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब ये क्या करता है? जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इट कैरी इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट। अभी ये अपने बॉडी के अंदर डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, फंक्शनिंग करता है यानी काम करता है, आफाली जो है वो अपने आफाल को अदा करता है। फिर उसके बाद में ग्रोथ यानी नशोनुमा करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? तौलीद। ठीक है, तौलीद जिसको बोलते हैं अपन उसको, वो रिप्रोडक्शन का काम भी कौन करेगा? डीएनए ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी होती है इसका। तो डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। अभी डबल हेलिक्स मीन्स क्या होगा कि डबल स्ट्रैंड, कुछ इस तरीके से जो है हमारे बॉडी के अंदर डीएनए होता है। देखो ये वाला एक स्ट्रैंड है, इसको एक हेलिक्स बोला जाएगा, इसको एक हेलिक्स बोला जाएगा। इस कारण इसको बोला जाता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इस मॉडल को जो है, जो साइंटिस्ट ने बनाया था, उस साइंटिस्ट का नाम है वॉटसन एंड क्रिक। तो इन्होंने एक मॉडल बनाया था डीएनए का 1953 में, यानी 1953 के अंदर इन्होंने डीएनए का जो है मॉडल बनाकर पेश किया था कि डीएनए कुछ इस तरीके से होता है। अब डीएनए हमारा किन किन चीज़ों से बना होता है? कंपोज ऑफ द डीएनए। तो डीएनए के अंदर फर्स्ट होता है शुगर, ठीक है, जिसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस, और जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, यानी शुगर के कार्बन्स होते हैं। ठीक है, अभी ये कैसा रहेगा इसका स्ट्रक्चर? जैसा कि पेंटागोनल। अब ये अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से उसका डीएनए का स्ट्रक्चर या कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे अगर आपको देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4 और ये 5 कॉर्नर दिखाई देते हैं। तो 5 कॉर्नर है, इसलिए इसको जो है 5 कार्बन शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है इस कार्बन को अटैच होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है नाइट्रोजन बेस। तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये डीएनए, हमारे डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, तो आपने डीएनए के अंदर इस तरीके की लाइनिंग देखी होगी। तो ये लाइनिंग जो है कुछ नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन बेस होती है, जो कि 2 टाइप की होती है। एक होती है प्यूरिन और एक होती है पैरामिडिन। तो प्यूरिन के अंदर 2 चीज़ें होती है, एडेनिन एंड गोवानिन। तो एडेनिन जो है उसको डिनोट किया जाता है ए से, और गोवानिन जो है इसको डिनोट किया जाता है जी से। इसी तरीके से पैरामिडिन देखोगे आप, तो पैरामिडिन के अंदर 2 चीज़ें होती है, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो साइटोसिन को डिनोट किया जाता है टी से, और थाइमिन को डिनोट किया, सॉरी, साइटोसिन को डिनोट किया जाता है सी से, और थाइमिन को डिनोट किया जाता है टी से। लिया था नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन। प्यूरिन के 2 टाइप होते हैं, एडेनिन, गोवानिन। पैरामिडिन के 2 टाइप होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहती है, जैसा कि अगर इसके अंदर देखा जाए बेस पेयरिंग रूल, तो इसके अंदर बेस पेयरिंग रूल होता क्या है? अभी यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ए मतलब क्या होता है? एडेनिन।
तो एडेनिन जो है वो गुआनिन के साथ जुड़ता है। किसके साथ पेयर बनाता है? गुआनिन के साथ। और जो साइटोसिन होता है वो थाइमिन के साथ पेयर बनाता है। अब यहाँ पे आपको 2 लाइन दिखाई दे रही होंगी, 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो लाइनिंग होती है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि आपने हाइड्रोकार्बन में जब अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो इतना याद रखो, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बॉन्ड हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। तो एडेनिन और गुआनिन का जब भी पेयर बनता है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन का जब बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। अब मैं आपको डिटेलिंग इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि किस तरीके से जो है इसका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अभी तक आपने जो है कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये डीएनए का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस तरीके से लाइनिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर डिटेलिंग स्ट्रक्चर देखेंगे अपन और यहाँ पे देखेंगे तो ये 3R डायस्टर है, तो ये 5R डायस्टर रहेगा, ठीक है। और ये अगर 3R डायस्टर है तो ये 5R डायस्टर रहेगा, ये होता है, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे अब अपन ने पढ़ा है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, तो उसके अंदर जो है 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है कुछ वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये अपना 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, ये 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, ये से कितने भी हो सकते हैं। अब दूसरा रहेगा ये 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके से। इसका जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा है ना, 3R डायस्टर, 5R डायस्टर, फिर उसके बाद में 5R डायस्टर, 3R डायस्टर। तो इस तरीके से ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में होता है। तो ये तो हो गया अपना क्या, पेंटोज शुगर। अब इसके अंदर दूसरा क्या होता है, तो अपना पहला जो नंबर का रहेगा वो रहेगा शुगर, जो कि अपन ने देखा डीऑक्सीराइबोस शुगर। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है क्या, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर एडेनिन है तो इसका पेयर मैंने आपको बताया किसके साथ होता है, गुआनिन के साथ। तो कितने बॉन्ड रहेंगे इसमें, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, थाइमिन रहेगा। और इसके अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल गुआनिन है तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एडेनिन रहेगा। और इसके बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, 2 बॉन्ड रहेंगे। अब यहाँ पे भी देखो आप, जी जो है यहाँ पे ए है, मैंने क्या किया, जी इधर से ले लिया और ए जो है वो इस तरफ से ले लिया, लेकिन बॉन्ड उतने ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर टी ले लिया अपन ने और यहाँ पे सी ले लिए तो इनके बीच में भी 3 बॉन्ड रहेंगे। कितने बॉन्ड रहेंगे, 3 बॉन्ड, ठीक है। अब मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे शुगर का एस लिख लेंगे अपन कि भाई ये शुगर है, क्या है ये, शुगर। अब तीसरा चीज क्या रहेगा इसके अंदर, तीसरा चीज रहेगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे होते हैं, तो ये देखो आप यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। कुछ इस तरीके से जो है डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, समझ में आ गया आपकी। देख लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में होते क्या क्या है। अब फंक्शन मीन्स क्या होता है कि ये काम क्या क्या करता है, एक्चुअली में इसका काम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन इसके काम क्या क्या होते हैं वो हमको देखना है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर करता है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डीएनए होता है हमारा वो जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, जो हमारे बॉडी में हमारे पेरेंट्स से जो है ट्रांसफर चीज़ें होती है उसको अपन जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कि डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है, उसी को अपन जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो डीएनए के अंदर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी होती है, जेनेटिक्स की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या करता है ये,
कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज विया प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरा इसका काम ये रहता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है और सेलुलर एक्टिविटीज में भी काम करता है। ठीक है, जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जैसा कि आपने पता है आपको कि जो सेल्स होता है हमारा, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी का, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है सारी चीज़ें करती है। अब इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, जब अपन सेल का स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। अब अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हमारा बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे हुआ है, तो सब में पहले हमारे बॉडी के अंदर बनता है सेल। ठीक है, सेल से बनेगा क्या, टिश्यू, टिश्यू से बनेगा क्या, ऑर्गन। ठीक है, फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। इस कारण जो सेल होता है, इस सेल को जो है हम कहते हैं फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट। बेसिक मतलब क्या, कि हमारे जो बॉडी है वो किन चीज़ों से बन रहा है, सेल से बन रहा है। ठीक है, अब ये सेल जो है इसका जो ग्रुप रहेगा उसको टिश्यू कहेंगे, टिश्यू का जो ग्रुप रहेगा ऑर्गन कहेंगे, ऑर्गन का जो ग्रुप रहेगा ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। अभी ऑर्गन के अंदर क्या क्या आएगा, जैसा कि अपना हार्ट हो गया, देन उसके बाद में नोज हो गया, लंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी ऑर्गन है। अब ये कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम आपको पता है, पहला वाला जैसे कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम देखेंगे तो फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। नंबर 2 क्या रहेगा, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम होता है जो कि हमारा हार्ट, इसको मतलब ये हार्ट के थ्रू चलता है। नंबर 3 क्या रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, मैं आपको इस शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में नंबर 4 वाला क्या होता है, उसके बाद में जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर ऑर्गन आएगा किडनी, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में से यूरिन को बाहर निकालता है, जो भी वेस्टफुल मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। फिर उसके बाद में नंबर 5 वाला जो होता है आपका, नंबर 5 वाला जो इसके अंदर रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी जब हम खाना गिना खा रहे हैं, ये फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट होना चाहिए ना, तब जाके हमको हमारे बॉडी को जो है वो न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो वो किसके कारण होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण। नंबर 6 वाला क्या रहेगा आपका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसे कई सारे सिस्टम्स है। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो सिस्टम, ये हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और प्रोटीन को जो है सिंथेसिस करता है। फिर उसके बाद में पासिंग जेनेटिक ट्रैक्ट फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अब ये ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो रहेगा मेल के अंदर, आप देखोगे अगर किसके अंदर, मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स वाई, और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम रहेगा, इसके अंदर फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है कौन सा, एक्स एक्स। ठीक है, अब ये जब दोनों मिलेंगे, इसमें का अगर वाई आ गया, ठीक है, यहाँ पे वाई आ गया, इसमें का एक्स आ गया, तो ये ट्रैड जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ से पास हो रहे हैं, किससे, कहाँ से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मीन्स होता है औलाद, क्या होता है, औलाद होता है, जिसके अंदर ये ट्रांसफर होते हैं। फिर उसके बाद में अंडरगोज द रेप्लिकेशन फॉर द सेल डिवीजन। तो ये रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन मीन्स अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूँ आपको, तो इसका मतलब होता है नकल बनाना। ठीक है, ये क्या करता है, नकल तैयार करता है। अब देख लो यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होता है, तो ये सेमी कंजर्वेशन प्रोसेस के थ्रू करता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, सेमी कंजर्वेशन। अभी डीएनए देखा है आपने, ठीक है, कुछ इस तरीके से डीएनए होता है। अब एक्चुअली में क्या होगा कि इसके अंदर जो है एक, ये देखो यहाँ पे ये मैं ब्लू से बना रहा हूँ, और एक जो है वो रेड से बना रहा हूँ। किससे बना रहा हूँ, रेड से। तो ये देखो, ये रेड से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। तो ये रेड वाला कौन सा है आपका, वो ओल्ड स्टैंड है, और ये ब्लू वाला कौन सा है, न्यू स्टैंड। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक नई चीज बन रही है, और सेमी मतलब होता है हाफ। तो यहाँ पे आधी ही चीज नहीं बनती है, और एक चीज जो है वो पुरानी ही रहती है। उस प्रोसेस को अपन सेमी कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर जब ये प्रोसेस होता है तो इसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जिसको अपन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या होता है, ये जब हमारे बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उस प्रोसेस के दौरान ये एंजाइम्स लगते हैं।
ठीक है, इसको अगर उर्दू में अपन बोलेंगे तो मॉलिक्यूलर या सालमाती कैंची भी जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ईच न्यू स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स हैज वन ओरिजिनल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। तो यहाँ पे देखो एक जो है वो ओरिजिनल रहेगा यानी ओल्ड रहेगा और एक जो है वो नया स्ट्रैंड बनेगा। इसी कारण इसको जो है सेमी कंजर्वेशन। डीएनए का अगर लोकेशन देखेंगे तो दो मतलब बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे होता है वो देखना है। तो उससे पहले हम सेल्स के बारे में समझ लेते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैं मोटा मोटा डिफरेंस बता दूं तो यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है यानी मुकम्मल जो है बना हुआ होता है, और इसके अंदर देखेंगे तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है। इसके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के, जैसे कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ठीक है, इसके अंदर वेल डिफाइंड नहीं रहते हैं। अब ये वाला सेल जो है मल्टी सेलुलर में पाया जाता है, ये वाला सेल जो है वो यूनिसेलुलर में पाया जाता है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसके अंदर प्रोटिस्टा आएगा, इसके अंदर जितने भी एनिमल्स है मल्टी सेलुलर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स होता है, एनिमल, डॉग, एंड्स, तो उनके अंदर मल्टी सेलुलर के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स रहेगा। बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स रहेगा। तो क्या दिया हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, यानी हम तो इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल जो है हमारे बॉडी के अंदर मोस्टली इन द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये देखिए ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है, और इसका स्मॉल अमाउंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसको अपना पावर हाउस भी बोला जाता है, सेल का पावर हाउस बोला जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ से एनर्जी बनता है। और एनर्जी कौन से फॉर्म में बना के देता है, ये एटीपी फॉर्म में, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म होगा इसका, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो ये भी बहुत मतलब प्रोसेस है बड़ा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो थोड़ा सा जो हमारा डीएनए जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है तो इसको एमडीएनए बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एमडीएनए, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोकैरियोटिक के अंदर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये देखो ये सेल है, सेल का ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, ये वाला जो प्लेस दिख रहा है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके के आपको अगर वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।